Dear students, we are doing today the solution and explanation of the workbook. And the first topic which we are going to take up today is articles and determiners. We will do about 100 sentences which contain errors in articles and determinations. I will explain to you why a particular article is used in a particular sentence and why it is not used. तो मैं आपको ये बताऊंगा, उदाहरण देकर ये समझाऊंगा कि किसी वाक्य में कौन सा आर्टिकल आएगा और ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें आर्टिकल नहीं आएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, मिस स्टॉक इज ए आयरिश लेडी। इसमें गलती क्या है? आर्टिकल की है ए की जगह यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ए की जगह हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये एन, क्यों आएगा एन? ये देखिए, ए और एन लगाने के 3 महत्वपूर्ण नियम है, जो दोनों में ए और एन में कॉमन है और एक एन में अलग है। तो आपको ये तीनों जानने की जरूरत है। नंबर 1 कि देखिए, आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स। ये आर्टिकल संज्ञा के पहले यूज होते हैं। संज्ञा 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और काउंटेबल में भी सिंगुलर। तो पहली शर्त तो ये है, ए और एन के लिए द नाउन मस्ट बी सिंगुलर, कि नाउन काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। अब पहली तो ये हो गई काउंटेबल हो, उसके बाद सिंगुलर हो, उसके बाद ए और एन में क्या अंतर है ये जानना जरूरी है। देखिए, इन इंग्लिश देयर आर 2 इनिशियल साउंड्स। ये अंग्रेजी में, हिंदी, संस्कृत वगैरह जितनी भी इंडो एरियन लैंग्वेजेस है, जिनको भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं ना, उनमें 2 ही प्रारंभिक ध्वनि होती है, या तो स्वर होती है वॉवल साउंड, या व्यंजन होती है जिसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो यदि कोई संज्ञा काउंटेबल है, एक वचन है और उसकी इनिशियल साउंड वॉवल है, स्वर ध्वनि है प्रारंभिक, तो उसके पहले एन लगेगा। और अगर व्यंजन ध्वनि है प्रारंभिक, तो उसके पहले ए लगेगा। अब आयरिश में पहली ध्वनि क्या है? आई क्या है? ये स्वर है, इसलिए ए की जगह हम कहेंगे एन आयरिश लेडी। दूसरा सेंटेंस हमारा, चाइना इज ए एशियन कंट्री। हमने ए को अंडरलाइन कर दिया है, उसको अनसर्कल कर दिया है। एरर, हमको पहले तो एरर का पता लगाना है और फिर सेंटेंस को दोबारा सही करके नीचे लिखना है। तो यहाँ पर वही गलती है, एशियन कंट्री काउंटेबल है, एक वचन है, 2 शर्त पूरी हो गई। अब एशियन की जो इनिशियल साउंड है, प्रारंभिक ध्वनि, वो स्वर है ए तो स्वर होता है ना, तो इसलिए इसके पहले आएगा एन एशियन कंट्री। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शिवन इज ए MLA। देखिए, MLA काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन इसकी इनिशियल साउंड या प्रारंभिक ध्वनि है ए। हम इसको मैं LA नहीं बोलते, MLA बोलते हैं। तो पहले क्या निकला? ए, ठीक है ना, जो एक स्वर है, इसलिए इसके पहले आएगा MLA। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज ए इनहेबिटेड आइलैंड। इनहेबिटेड माने जिसमें बस्ती है, बसे हुए हैं, जिसमें लोग रहते हैं। आइलैंड एक वचन है, ठीक है ना, काउंटेबल है, 2 शर्त पूरी हो गई। अब इसके पहले जो विशेषण है, उसकी प्रारंभिक ध्वनि या इनिशियल साउंड है ई, इनहेबिटेड, और ई मेरे दोस्तों स्वर है, इसलिए इसके पहले आएगा एन इनहेबिटेड आइलैंड। नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर 5,
मिस्टर शर्मा इज ए ऑनरेबल मैन। देखिए, कई लड़के ये समझते हैं कि स्वर 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू से जो शब्द शुरू होते हैं उनके पहले एन लगता है, लेकिन ये धारणा सही नहीं है। इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। सुधार ये है कि ये एच से शुरू होता है ऑनरेबल, लेकिन अगर एच से शुरू हो तो ये व्यंजन है, लेकिन इसकी ध्वनि प्रारंभिक है। इसको हॉनरेबल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ऑनरेबल। और ओ हमारा क्या है? स्वर है। इसके लिए इसके पहले आएगा मिस्टर शर्मा इज एन ऑनरेबल, ठीक है ना, पर्सन, जो भी है, ऑनरेबल टीचर, वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिस इज एन यूनिक बुक। अब देखिए, यूनिक में यू से शुरू होता है, लेकिन इसकी प्रारंभिक ध्वनि स्वर नहीं है, व्यंजन है। यू, यू तो व्यंजन होता है, ये या ये यू, तो उसके पहले ए आएगा। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, दिस इज ए यूनिक बुक, जिसको हमने देखिए नीचे लिख दिया। ये लिख दिया है ना, ये देखिए करेक्ट सेंटेंस। आपको भी क्या है, ये एरर है, आप अपनी सहूलियत के इस एरर को नोट कर सकते हो, एनसर्कल कर सकते हो, और नीचे उस सेंटेंस को सही रूप में आपको लिखना है ना। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप इसको एनसर्कल नहीं करो ना, तो आप सीधा भी ये लिख सकते हो, इस तरह लिख दो आप, दिस इज ए यूनिक बुक। अगर ऐसा भी लिख देंगे ना, तो अभी आपका सेंटेंस सही होगा। वो आपको देखना है कि आपको एरर को लिखना है, अंडरलाइन करना है या नहीं। गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर आपको दी का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग तीनों प्रकार की संज्ञाओं के पहले हो सकता है। इसका मतलब है काउंटेबल एकवचन, इसका मतलब है काउंटेबल बहुवचन, और अनकाउंटेबल। दी सभी के लिए आता है। कब आता है? दी इज ए डेफिनिट आर्टिकल, कि दी जो है वो निश्चितता का बोध कराता है। विशेष, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, जो विशेष या खास वस्तु या व्यक्ति हो, उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है गीता, कि जितनी भी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें, उनके पहले दी लगता है। जैसे दी गीता, दी रामायण, दी महाभारत, दी बाइबल, दी कुरान, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ठीक है। और ये हिंदूज जो है ना, ये बहुवचन की संख्या है। मतलब किसी भी धर्म के अनुयायी अगर वो बहुवचन में होते हैं, तो उनके पहले हम दी लगाते हैं। द मुस्लिम, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, समझ गए ना, द सिख्स, द जैन्स वगैरह, सबके पहले दी आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, द गीता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। दी का प्रयोग हमें दो तरह करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जस्टिस पुरी इज ए ऑनर टू द लीगल प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो है ना, प्रोफेशन एक वचन है, काउंटेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि गलती यहाँ नहीं है, गलती तो हमारी है ऑनर में। अब ये ऑनर यहाँ पर पता है नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑनर का मतलब होता है ऑनरेबल पर्सन, सम्माननीय व्यक्ति। तो अब ऑनर का है, ये एच से शुरू होता है, शुरू तो हो रहा है ये व्यंजन से, लेकिन इसकी ध्वनि है स्वर, इसलिए इसके पहले एन लगेगा, कि जस्टिस पुरी इज एन ऑनरेबल, एन ऑनर टू द लीगल प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारा है, देर आर लिटिल एरर्स इन द एसे। ये देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण यूज है। इसमें आपको दो चीज़ों के प्रयोग को देखना पड़ेगा, लिटिल और फ्यू, इन दोनों के प्रयोग में अंतर है। ये हमने जब आपको डिटर्मिनर पढ़ाए थे, तो हमने विस्तार पूर्वक आपको ये समझाए थे। एक बार हम फिर समझा देते हैं। ये तीन होते हैं, लिटिल, ए लिटिल एंड दी लिटिल। इनका प्रयोग
आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल ये मात्रा का बोध कराते हैं, संख्या का बोध नहीं कराते। संख्या का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब एरर्स क्या है, संख्या है, बहुवचन है, काउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमको फ्यू, ए फ्यू या दी फ्यू इनमें से एक का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्यू का प्रयोग जो है ना वो होता है संख्या में ना के बराबर नगण्य है, मतलब नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। लेकिन ए फ्यू मतलब कम पर थोड़ी बहुत, ये सकारात्मक बोध कराता है। इसलिए इसमें हम ये करेंगे कि देर आर ए फ्यू एरर्स, है गलतियाँ, ये थोड़ी ना के बराबर है, कम है, तो उसके लिए हम ए फ्यू का यूज़ करेंगे और हमारा वाक्य होगा देयर आर ए फ्यू एरर्स इन दी एसे। इस निबंध में कुछ गलतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ही हैज़ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए बहुत सारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, समझ गए ना, उनको हम क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई माने उसके बाद विशेषता बताने वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वैसे नियम हमारा ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, समझ गए ना। अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको क्वालिफाई कर दिया है किससे, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये अंडरस्टैंडिंग माने समझ, एक विशेष प्रकार की समझ होगी, और इसके लिए फिर हम ए डीप अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे कि उसको गहरी समझ है। तो यहाँ पर ए डीप अंडरस्टैंडिंग सही होगा कि ही हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, और डीप की आवाज़ प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन है, इसलिए उसके पहले ए लगे। अशोका ग्रेट वाज ए नोबल एम्परर। देखिए ये अशोका जो है ना, इसके बाद दी ग्रेट होना चाहिए, अशोका दी ग्रेट। ये एक यूज़ होता है कि जिसमें हम जो पहला संज्ञा होती है उसकी विशेषता बताने के लिए उसके आगे और शब्द जोड़ देते हैं। तो वो जो जोड़े जा रहे शब्द हैं, अगर हम ग्रेट जोड़ते हैं तो वो ग्रेट नहीं दी ग्रेट होता है। जैसे कई लोग कहते हैं अकबर द ग्रेट, तो अकबर के बाद दी ग्रेट जुड़ा, और यहाँ भी अशोका के बाद दी जुड़ेगा। अशोका द ग्रेट वाज ए नोबल एम्परर, अशोक महान। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अशोका द ग्रेट वाज ए नोबल एम्परर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ए ब्रेव आर ऑनर्ड एवरीवेयर। देखिए ए ब्रेव ये अकेला एडजेक्टिव है, ब्रेव। अकेले एडजेक्टिव के बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आता, समझ गए ना। अगर ए ब्रेव मैन होता तब तो आर्टिकल लगाने की सोचते, समझ गए ना। विशेष होता तो भी लगाते, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह दी लगेगा। क्यों लगेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और एग्जामिनेशन में आमतौर पर इसके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कुछ जो विशेषण है ना, दी लगने से वो बहुवचन की संज्ञा बन जाते हैं। दी ब्रेव का मतलब है सभी बहादुर लोग, और उनके बाद में पीपल या पर्सन या एम मैन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे दी पुअर माने सभी गरीब लोग, द रिच माने सभी अमीर लोग, दी ब्रेव का मतलब सभी बहादुर लोग, आप समझ गए ना। और दी डल का मतलब सभी सुस्त लोग, दी अनएम्प्लॉयड माने क्या समझ गए, सभी जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं वो। तो हम यहाँ पर करेंगे द ब्रेव, तो दी ब्रेव, और उसके बाद में जो क्रिया आती है ना, इस दी लगने से विशेषण बहुवचन बनता है, और भाई नियम के अनुसार बहुवचन में हम दी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस होगा
द ब्रेव आर ऑनर्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक ए टी और कॉफ़ी। अब ये देखिए आर्टिकल संज्ञा के पहले लगता है, हमने ये बताया ना, ठीक है। अब संज्ञा जो है दो होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब ये जो टी है ना, यहाँ काउंटेबल नाउन नहीं है, ये तो पदार्थ है, कॉफ़ी भी है। तो जब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके पहले ए नहीं आ सकता। हम कहते हैं आई वांट टी, कभी नहीं कहते आई वांट ए टी। क्यों? ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते। तो ये सेंटेंस हमारा होगा डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, कि भाई तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी। ठीक है। अब अगला देखिए, तेंदुलकर इज ए बैट्समैन आई लाइक। ये जो ए बैट्समैन की जगह यहाँ दी बैट्समैन होगा। अब ये देखिए दी का प्रयोग हम एक वचन की संज्ञा के लिए करते हैं कि जब हम उस संज्ञा को सबसे बढ़िया या सबसे श्रेष्ठ या सबसे ऊंचा बताएं। तो दी बैट्समैन का मतलब यहाँ पर है सबसे बढ़िया बैट्समैन। मान लो एक किताब है गीता, और वो आपको सबसे बढ़िया किताब लगे तो आप कहोगे दी गीता इज द बुक आई लाइक। दी बुक का मतलब है सबसे श्रेष्ठ पुस्तक, और दी बैट्समैन का मतलब है सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज। तो यहाँ दी आएगा। ये दी का एक वचन के पहले विशेष प्रयोग है। मान लो कोई टीचर है आपके स्कूल में जिसमें 30 टीचर है, और एक टीचर मिस्टर शर्मा है जिसको आप सबसे बढ़िया टीचर मानते हैं, तो आप कहेंगे मिस्टर शर्मा इज द टीचर आई लाइक, कि मिस्टर शर्मा सबसे बढ़िया टीचर है जिनको मैं पसंद करता हूँ। द विलेजर्स इलेक्टेड माई फादर ए सरपंच। ये देखिए दी विलेजर सही है, इलेक्टेड भी सही है। इसमें हम सिर्फ अभी देख रहे हैं एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिन, या डिटरमिन ए है। तो अब हमको ये देखना है कि भाई ये ए सही लगा है या नहीं लगा। ये नहीं लगा है। क्यों? कि ऐसा पद जिसको एक समय में एक ही व्यक्ति धारण कर सकता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो सरपंच एक समय में तो एक होता है, ये थोड़ी है सुबह कोई रात शाम को दूसरा बन गया, नहीं। तो इसलिए ये हो जाएगा द विलेजर्स इलेक्टेड माई फादर सरपंच। यह इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, तो उसके पहले हम दी नहीं लगाएंगे यदि हम पद की बात करें। जैसे उदाहरण है द बीजेपी इलेक्टेड मोदी पीएम, ए पीएम या दी पीएम नहीं लगेगा। क्यों? कि पीएम यहाँ पद है, और ऐसा पद जिसे एक समय में एक ही व्यक्ति धारण करता है उसके पहले भैया ए एन डी कुछ नहीं आता। ही वॉज हिट ऑन द हेड, यहाँ पर हेड के पहले दी लगाना पड़ेगा। कि शरीर का कोई अंग जिस पर कोई चोट की जाती है या जो पीड़ित होता है ना, तो उसके पहले आमतौर पर दी का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज हिट ऑन द हेड, कि उसके सर पर मारी गई। कि शरीर के किसी की एक भाग का वर्णन करें तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई हाथ आपका पकड़ ले तो आप कहोगे ही कॉट माई हैंड नहीं होगा, आप कहेंगे ही कॉट मी बाय द हैंड। ठीक है। इसी तरह से है दी वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ। अब देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन तो लगता नहीं है, तो ये भी सही है। अब वो उसके पहले दी लग सकता है, और दी के बिना भी यूज होता है। अगर आप आम पानी, सभी पानी की बात करें तो उसके पहले कुछ भी नहीं लगे, और दी वाटर का मतलब है खास पानी। तो जीवन के लिए कौन सा खास पानी है? आपके गांव का जरूरी है क्या, या आपकी नल का जरूरी है, या आरओ का जरूरी है? कोई भी पानी हो तो आम पानी के लिए सिर्फ वाटर आएगा, और हमारा सेंटेंस होगा वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ।
ठीक है, दी लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। दी तो उस वक्त आएगा वाटर के पहले अगर हम किसी खास पानी की बात करें। जो आगे आएगा सेंटेंस, आवर मेड इज पेड बाई एन आवर। देखिए, जिस हिसाब से किसी मजदूर को या किसी कार्यकर्ता को वेतन या भुगतान किया जाता है, उस यूनिट के पहले दी का प्रयोग होता है। घंटे के हिसाब से मेड को देते हैं, 2 घंटे काम किया, 2 घंटे के पैसे मिल गए, पर घंटे 10 रुपये या 20, तो फिर ये हो जाएगा आवर मेड इज पेड बाई द आवर, एन आवर नहीं होगा। दूसरा है द प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर राइजिंग दीज डेज। देखिए, प्राइसेस बहुवचन है, बहुवचन के पहले ए और एन तो आता नहीं है, वो भी ठीक है। अब बचा दी आएगा या नहीं। दी कब आता है, किसके पहले आता है? ऐसी संज्ञा जो विशेषता का बोध कराती। तो प्राइस, गोल्ड प्राइस, सोने का मूल्य कोई खास बात नहीं है। सोने का मूल्य ये थोड़ी 5-7 है, इसमें एक खास है वो बड़ा है, नहीं, ये आम है। आम के लिए दी की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस बनेगा गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग दीज डेज। गोल्ड प्राइसेस माने सोने का मूल्य, इसलिए इसके पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। गोल्ड प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। अब यही आ गया गोल्ड। उस गोल्ड में हमने दी को हटाया था, यह हमको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? कि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन अगर विशेषता का बोध कराए तो उसके पहले दी लग सकता है। तो ये सोना सभी सोना नहीं है, ये तो विशेष सोना है। कौन से सोने की बात कर रहे हैं? जिससे आपकी अंगूठी बनाई हुई। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। नेक्स्ट देखो, ही प्लेज ए पियानो फॉर आवर्स। देखिए, किसी भी वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई बजाता है या बजाना सीखता है ना, तो उसके लिए भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दी का प्रयोग होता है। तो ही प्लेस दिया, है ना, पियानो, ही प्लेस, या तो आप कुछ मत लगाओ और या आप ये करो ही प्लेस पियानो फॉर आवर्स, कि वो घंटों वाद्य यंत्र को बजाता है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति किसी वाद्य यंत्र को बजाता है तो उसके लिए हमको उसके पहले आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्लेस हारमोनियम फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हायर यू गो कूलर इट बिकम्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस। अब ये देखिए, हायर और कूलर ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, दोनों, हायर भी कंपैरेटिव है और कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब ये नियम आप ध्यान से सुनिए कि यदि किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री के 2 विशेषण और वो समभाव या विपरीत भाव को व्यक्त करते हो तो हम दोनों के पहले दी लगाते हैं। आप कहेंगे सर समभाव क्या होता है और विपरीत भाव क्या होता है, हमारी समझ में तो नहीं आता। समभाव ये है कि ऐसा होता है, किसी नियम से होता है या कोई कारण है उससे होता है। तो ये होगा दी हायर यू गो दी कूलर इट बिकम्स। ये तो किसका है? मौसम विज्ञान का नियम है कि जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक होगी। क्यों? कि जितना जितना आप ऊपर जाते हो वायु का दबाव कम होता है और ठंड किस में होती है? भाई ये तो हवा में ही तो होती है, गर्मी ठंड। तो दी हायर यू गो दी कूलर इट बिकम्स। नेक्स्ट हमारा है वी आर इंटरेस्टेड इन एन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। देखिए, एजुकेशन जो है ना एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अब बचा क्या है? द, कि एजुकेशन के पहले दी का प्रयोग हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप विशेष शिक्षा की बात करो। और विशेष के लिए एजुकेशन शब्द को
हम क्वालिफाई करते हैं। किससे? ऑफ गर्ल्स। किस शिक्षा की बात कर रहे हो आप? छात्राओं या लड़कियों की शिक्षा। तो ये विशेष हो गई, तो इसके पहले हो जाएगा वी आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो ये हो जाएगा दी एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए आप, आई हैव नो आइडिया अबाउट ए ज्योग्राफी ऑफ नेपाल। देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम है, ये काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये जो है ना, सब्जेक्ट का जो नाम होता है, बीमारी का नाम होता है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये नहीं लगेगा। और ये काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल है, इसका बहुवचन तो होगा नहीं कि ज्योग्राफीज हो जाए, कई ज्योग्राफी है, तो ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं आया आता। तो अब बचा दी, कि अगर आप इन शब्दों को क्वालिफाई कर दो, इनके बाद में कुछ जोड़ दो कि ज्योग्राफी किस जगह का, तो उनके पहले दी लगता है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी खास है, कौन से ज्योग्राफी में? नेपाल का। तो ये बन जाएगा आई हैव नो आइडिया अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ नेपाल। नेक्स्ट देखिए, अब ये है दी ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब देखो, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कुछ नहीं लगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं आता, तो ये हो गया ऑनेस्टी। और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आमतौर पर द का प्रयोग होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रिच शुड हेल्प द पुअर। देखिए, अभी आपको बताया था कि कुछ विशेषण दी लगने से बहुवचन की संज्ञा बनते हैं। तो यहाँ पर रिच की जगह आएगा दी रिच, और पुअर की जगह आएगा दी पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब ये ए क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट जो है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए नहीं आएगा। और हम खास जलवायु की बात कर रहे हैं, कहाँ की? राजस्थान की। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट। ठीक है, तो ये सही हो गया। आई सॉ द एलिफेंट यस्टरडे, यहाँ भी दी हटेगा कि आपने जो हाथी देखा उसके बारे में विशेष कुछ भी नहीं बताया गया है। और ये इसकी जो प्रारंभिक ध्वनि है वो स्वर है, इसलिए आएगा आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे। एक वचन की संज्ञा यदि काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन दी तीनों लग सकते हैं, लेकिन अगर वो विशेष नहीं है और उसकी ध्वनि व्यंजन है तो ए लगेगा, और प्रारंभिक ध्वनि स्वर है, एलिफेंट में क्या आता है? ए। तो ए क्या स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले एन आएगा। आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे। ही ड्रिंक्स वंस वीक। वंस वीक नहीं होता, वंस ए वीक होता है। ये जो है ना, जिसको हम बताते हैं ऑर्डिनल नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब के बाद में ए आता है। वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, वंस ए मंथ, थ्राइस ए मंथ, तो इसके बाद में ए लगेगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए आप, बर्ड्स ऑफ द फेदर। देखिए, ये है कहावत। कहावत की जो अंग्रेजी होती है ना, वो फिक्स होती है। फिक्स है ना, वो बदलती नहीं है, जो शुरू में है वही रहेगी। और ये है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हिंदी, और इसकी अंग्रेजी है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ए फेदर का मतलब एक जैसी, दी सेम फेदर। ए का प्रयोग जो है ना, वो सेम के अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के के माने एक सेम उसी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये बनेगा बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये देखो, विस्मयादि बोधक वाक्य, उसमें वाट और वाट ऐसे शुरू होते हैं। तो ये देखिए, अगर वाट या वाट ए
वाट के बाद बहुवचन की संज्ञा आती है या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अकेला वाट आएगा, और अगर एक वचन की संज्ञा या काउंटेबल नाउन आता है तो ए और एन का प्रयोग होता है प्रारंभिक ध्वनि के अनुसार। अब इजी लेसन, इसकी प्रारंभिक ध्वनि है स्वर, इसलिए आएगा व्हाट एन इजी लेसन इट इज, और विश्व में आदिबोधक का चिन्ह बाद में लगेगा। ये कितना सरल पाठ है। व्हाट ए ब्यूटीफुल आईज यू हैव। अब यही अभी बताया था ना, आईज क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के पहले वाट ए नहीं, केवल वाट आता है। तो सही सेंटेंस हमारा होगा व्हाट ब्यूटीफुल आईज यू हैव, विश्वादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, ए टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ए टाइगर तो एक शेर होता है और पूरी जाति, उसके लिए दी टाइगर का प्रयोग होता है। तो विलुप्त होने का खतरा एक टाइगर को होता है या पूरी जाति को? तो यहाँ पूरी जाति है, उसके लिए होगा दी टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट देखिए, डिड यू गेट टिकट फॉर द मैच। अब ये देखिए, टिकट क्या है, एक वचन की संज्ञा है, काउंटेबल। काउंटेबल सिंगुलर नाउन ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, यदि वो एक वचन होना तो वो कभी भी नंगी या अकेली नहीं आती, उसके पहले हमें आर्टिकल या डिटरमिनर लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर टिकट के पहले एन तो आ नहीं सकता, या तो ए आएगा या द आएगा, आएगा ना। अब ये टिकट, अगर कोई भी टिकट हो तो ए आ जाएगा, और विशेष हो, आपको तो विशेष की बात कर रहे हो, किसकी टिकट चाहिए, सिनेमा के नहीं, मैच की, तो ये होगा डिड यू गेट द टिकट फॉर द मैच, तो ये होगा द टिकट। देयर वाज अर्थक्वेक इन नेपाल। देखिए, अर्थक्वेक एक वचन है, काउंटेबल है, और इसकी प्रारंभिक ध्वनि स्वर है ए, अर्थक्वेक, तो इसके पहले एन आएगा, और हमारा सही सेंटेंस होगा देयर वाज एन अर्थक्वेक। ठीक है ना, एन अर्थक्वेक इन नेपाल। नेक्स्ट देखिए, ए ब्रेव डिजर्व द फेयर है, ए ब्रेव गलत है, अकेला एडजेक्टिव जो है ना उसके पहले आर्टिकल नहीं आता, और एडजेक्टिव के पहले जब दी का प्रयोग होता है ना तो वो बहुवचन की संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर होना चाहिए दी ब्रेव, और दी ब्रेव बहुवचन बन गया, इसलिए डिजर्व का एस हटेगा। क्यों हटेगा? कि बहुवचन के पहले बाद में आने वाली संज्ञा में एस या ई एस नहीं जुड़ता। तो सही वाक्य होगा द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नेक्स्ट है दी बॉय ऑन ए बस, ये गलत है। दी बॉय तो खास लड़का है जो बस पर बैठा है, लेकिन बस भी तो खास है ना, ए बस ये थोड़ी है कि आपके गांव की पे बैठ के है वो। तो दी बॉय ऑन द बस इज माई कजन, तो विशेष बस के लिए और विशेष लड़के के लिए, दोनों के लिए द का प्रयोग होगा। विल यू रिटर्न ए बुक, ये भी गलत है, क्योंकि जो किताब आपने पिछले वीक उधार ली वो कोई भी किताब नहीं हो सकती, वो तो विशेष थी जिसके बारे में बोलने वाला और आप दोनों जानते हो। तो इसलिए ये होगा विल यू रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट वीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 40 है द 26 जनवरी इज ए रेड लेटर डे इन ए हिस्ट्री नहीं होगा, हिस्ट्री तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए और एन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो उसके पहले दी आ सकता है जब आप किसी विशेष देश के इतिहास की बात करो। और यहाँ पर हिस्ट्री को हमने क्वालिफाई कर दिया ऑफ इंडिया से, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, कॉपिंग फ्रॉम अदर्स बुक्स इज प्लेगेरियरिज्म। देखिए, प्लेगेरियरिज्म जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, इसका अर्थ होता है साहित्यिक चोरी, दूसरों की किताब की नकल करना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए और एन नहीं आता, ठीक है, उसके पहले आमतौर पर कोई आर्टिकल नहीं आता,
तो इसलिए होगा कॉपिंग फ्रॉम अदर्स बुक्स इज प्लेगेरियनिज्म, कोई आर्टिकल नहीं। द रिचेज हैव विंग्स, ये गलत है, ये नाउन है। रिचेज माने अमीरी है, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट माने भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ कोई विशेष नहीं है, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा और सेंटेंस बन जाएगा रिचेज हैव विंग्स। अब आगे देखिए आप, द अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस बहुवचन है, इसके पहले दी नहीं आएगा। क्यों? अपीयरेंसेस माने कि जो चीज़ आपको बाहर से दिखाई देती है ना, उससे आप छले जा सकते हो, धोखा हो सकता है। खास अपीयरेंसेस नहीं है, इसलिए दी हटकर वाक्य बनेगा अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। शिविन इज यंगेस्ट ऑफ आवर फैमिली। देखिए यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दी लगेगा। शिविन इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा बच्चा। नेक्स्ट है देयर वाजंट सम मिल्क। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता। सम का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक वाक्य या एफर्मेटिव में होता है। तो ये बनेगा एनी का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक में, और इसमें कि देयर वाजंट एनी मिल्क इन द किचन।